सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन सी टर्म है, देखो जहाँ पे आपको फॉस्फोलिपिड्स, सॉरी आपका लिपिड दिया हुआ है, लिपिड। लिपिड एक ब्रॉड टर्म है फैट का। क्या है? ब्रॉड टर्म है फैट का, बड़ा टर्म है, क्योंकि लिपिड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इवन आपके ये टाइप्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे फॉस्फोलिपिड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्टेरॉल है। हालांकि ये भी आपके टाइप ऑफ फैटी एसिड्स ही होते हैं, ये भी एक तरह के फैटी एसिड ही हैं। बट क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप है वो अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है कुछ हद तक, इसकी वजह से इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे फॉस्फोलिपिड्स होता है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ट्राइग्लिसराइड के साथ एक ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो अपने आप में ही एक ऐसा लिपिड है जो आपकी लिवर खुद बनाती है। तो इसलिए इनका नाम, ये भी फैटी एसिड ही है टाइप के, बट ये आपकी बॉडी में किसी न किसी ऐसे स्ट्रक्चर के साथ बाइंडेड होते हैं, जिस वजह से इनका नाम जो है ना, ये रखा गया है। ओके। अब जो फैट्स है वो भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात हम जानते हैं, चाहे वो डाइटरी फैट्स हो या बॉडीली फैट हो, है ना। अब दोनों चीजों को थोड़ा सा, थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। थोड़ा नहीं, वैसे काफी डिफरेंस है। जो डाइटरी फैट होता है वो तो हम लेते हैं डाइट से। ठीक है, उसमें आपका आ गया, चलो, सीड्स है, नट्स है, ऑयल है, बटर है, घी है, वो सारे आइटम्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डाइटरी फैट। इसके अलावा भी बहुत है। बट एक आता है बॉडीली फैट, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड फैट है, जो कि स्टोरेज फैट है एक तरीके से। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब स्टोरेज फैट ही नहीं है सिर्फ, और भी काफी तरह के फैट्स हैं बॉडी के अंदर। ये सिर्फ हम सबक्यूटेनियस की बात करते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर की बात करते हैं। इसके अलावा भी बॉडी में विस्सल फैट है, ठीक है, ऑर्गेन फैट है, ठीक है, हमारे वेसल्स के अंदर फैट है। तो और भी काफी सारे टाइप्स ऑफ फैट्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड हैं। तो इनमें डिफरेंस है। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हम अगर डाइटरी फैट खा लेंगे तो उससे हमारा बॉडी फैट बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और आप इतना फैट का कंजप्शन करते भी नहीं हो कि आपका बॉडी फैट उससे बढ़े। तो ये नहीं समझना डाइटरी फैट सबसे बड़ा रीजन नहीं है बॉडी में फैट होने का। ठीक है, डाइटरी फैट तो एक टाइप ऑफ मैक्रो है जो हमारी बॉडी को चाहिए। और स्टडीज ये भी कहती है कि हमको अगर 10 to 35% के आसपास जो है ना, हमें फैट चाहिए ही चाहिए। अगर इतना फैट हम नहीं खाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाएंगे। इतना तो अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए हमारी डेली कैलोरी इंटेक में से। जैसे अगर आपका डेली कैलोरी इंटेक 2000 कैलोरीज है, 2000 में से कम 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 35% तो रखना ही है आपकी डाइट के अंदर, ताकि आपकी जो फंक्शंस है बॉडी के वो प्रॉपरली काम कर सके। अगर ये नहीं लेंगे हम तो क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कंडीशन तो बनेंगे ही बनेंगे, और साथ में आपके जो बॉडी में फंक्शंस है फैट सॉल्युबल विटामिन्स का, वो भी उतना अच्छा तरीके से नहीं होगा। साउंड रुक रुक कर आ रहा है। अच्छा, सबके साथ ऐसा ही है तो बताओ एक बार। नो 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 नो। यस। अरे एक बार रिकनेक्ट कर लो, जिसका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो लोग रिकनेक्ट कर लो। उनके बैंडविड्थ इशू है शायद कुछ, या नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो या तो एयरप्लेन मोड में डाल के वापस से चालू करो, या तो रीजॉइन कर लो। ठीक है, फिर ठीक हो जाए। ओके, तो हमें चाहिए डाइटरी फैट्स। अगर डाइटरी फैट्स बहुत कम होंगे तो उतना अच्छा तरीके से बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगा। मेनली किस किस चीज के लिए जरूरी है, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड बनता है जॉइंट के अंदर, उसके लिए स्पेसिफिकली जो साइनोवियल फ्लूइड बनता है, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, जैसे आपका ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, सारे आपके ऐसे जॉइंट है जहाँ पे आपकी बॉडी को वो साइनोवियल फ्लूइड चाहिए होता है, ताकि आपकी बॉडी वो एक लुब्रिकेशन मेंटेन कर सके और मूवमेंट आपकी बहुत सही हो। और वो जो फ्लूइड का फॉर्मेशन है वो भी एक टाइप ऑफ फैटी एसिड से ही होता है, और आपके फैट्स जो है ना, वो आपके जॉइंट हेल्थ को सही रखने के लिए भी जरूरी होते हैं। सिर्फ उसके लिए नहीं, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके हार्मोनल प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके
लिपिड से ही बनते हैं मेनली। अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बात करें तो उससे ही आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनने वाले हैं बॉडी के, जो कि उस कंडीशन में भी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए डाइटरी फैट जो है ना, वो इम्पोर्टेंट तो है बॉडी के लिए। और दूसरा ये है कि हम डायरेक्टली तो ऐसा एनर्जी से नहीं यूज कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस पे ये हो सकता है डायरेक्टली यूज, है ना। कुछ कंडीशंस पे ये आपकी बॉडी में डायरेक्टली यूज होता है, जिसे हम कीटो डाइट कहते हैं। कीटो डाइट, कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है जहाँ पे हम अपने प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी को चेंज करके हम अपने फैट का प्राइम सोर्स एनर्जी बना देते हैं। फिर हमारी बॉडी जो है वो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लिवर कीटोन्स बनाता है, देन कीटोन्स जो है हमारे बॉडी के सप्लायर बनते हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली आपका फैट भी एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो जाता है, बट उसके लिए फिर हमें मैक्रोज को बैलेंस करना पड़ता है। उसके लिए हमारा मैक्रो का बैलेंस क्या होता है, हमारा जो फैट का इंटेक होता है टोटल दिन के अंदर, वो 60% के आसपास हो जाता है। ठीक है, बाकी जो कार्ब होते हैं उसका तो 5 से 10% रहता है, बाकी प्रोटीन रहता है सेकेंडरी। तो ऐसे अगर डाइट कर लोगे तो उसको बोलते हैं कीटो डाइट। और कीटो डाइट अगर कर ली तो वहां पे आपकी बॉडी एज अ फैट सोर्स, मतलब फैट एज अ प्राइम सोर्स यूज करती है एज एनर्जी। कीटोन बॉडीज बनाता है लिवर, और उससे वो आपकी बॉडी में एज अ सप्लायर एनर्जी काम करता है। तो वो तो कंडीशन पे है, हर किसी केस में नहीं होता। हर किसी केस में आपका फैट एज अ प्राइम सोर्स एनर्जी काम नहीं कर सकता, क्योंकि अपने पास जो प्राइमरी सोर्स होता है वो अपना कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब तक आपकी बॉडी में प्राइमरी सोर्स की तरह काम करेगा तो वो आपकी बॉडी में यूज होगा फर्स्ट लाइन एनर्जी के तौर पे। ठीक है, जब हम कीटो जैसा डाइट कर लेंगे तो वो अलग बात है। ठीक है, उसमें यूज हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये सारी चीजों के लिए है। अब आपका जो फैट है ये 1 ग्राम में 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, मीन्स ये कैलोरी डेंस है। बाकी कार्ब्स भी 4 कैलोरी देता है 1 ग्राम में, प्रोटीन भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देता है, बट 1 ग्राम में फैट 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। मीन्स कि आपका कैलोरी डेंस है। ठीक है, और इसके अंदर आपका, जैसे हम बात करते हैं आपके ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बेसिकली एक ऐसा मैक्रो है जो काफी हद तक जो उसका स्ट्रक्चर होता है उस वो भी किससे बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना होता है, जिससे फैटी एसिड बना होता है। बट इसके अंदर कंपेरेटिवली O2 के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, और ये डेंस होता है आपके कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने के लिए, ये उतना एफिशिएंट नहीं माना जाता मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब अगर प्री वर्कआउट वगैरह में आप इसे एम कर रहे हो लेने का कि हम बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करके एनर्जी प्रोवाइड करें, या एज अ प्री वर्कआउट इसको इस्तेमाल करें, वर्कआउट से पहले खा के जाए फिर वर्कआउट में, क्योंकि देखा जाए तो इसमें कैलोरी ज्यादा है, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो फिर ये होना चाहिए ना कि हम इसे वर्कआउट से पहले खा के जाएंगे तो ये हमें ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाएगा, क्योंकि इसमें तो ज्यादा एनर्जी है, इसमें तो 9 कैलोरीज हैं 1 ग्राम में। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपैरेटिवली कम है, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेकडाउन है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसको टाइम लगता है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो बहुत इजी टू ब्रेक डाउन है, चाहे उसके अंदर आपका कैलोरी डेंस वो ना हो, बट उसके अंदर जो O2 का कॉम्पोजिशन है वो बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से उसको ब्रेक डाउन करना बॉडी के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम फैट्स को एज अ प्राइम सोर्स तो नहीं, फैट को एज अ प्री वर्कआउट तो यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। बट हाँ, पूरे दिन के अंदर इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसके, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स क्या, देखो फॉस्फोलिपिड्स एक ऐसा टाइप ऑफ लिपिड है जो हमारे ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। देखो ये तीनों चीजें जो आपको लिखी रही हुई हैं, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल, ये तीनों आपको ब्लड में मिल जाती हैं। ठीक है, आपके ब्लड के अंदर ही ये पाई जाती हैं, और ब्लड के अंदर ही बेसिकली आपके सारे बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी होते हैं। चाहे वो आपका अमीनो एसिड्स हो, चाहे वो आपके वाइटमिन एंड मिनरल्स हो, तो वो आपके वहाँ पे मिलते हैं, है ना, ब्लड के अंदर ही मिलते हैं। ब्लड एक ऐसा पार्ट है, ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन है जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। तो ब्लड के अंदर से एक टेस्ट होता है, इसका आप लोगों ने जरूर से सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब उस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर बेसिकली चेक क्या किया जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर लिपिड का वैल्यू क्या है, लिपिड का लेवल क्या है, उसको ही हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, इसमें लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या आते हैं आपके इन सब के आपके नंबर्स मिल जाएंगे आपको कि आपका फॉस्फोलिपिड्स कितने में है,
ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, फिर वहाँ पे आपके डिजायरेबल लेवल्स जो है ना वो देखे जाते हैं, और डिजायरेबल लेवल्स को देखते हुए ही आपका फंक्शन बॉडी करती है। अब मतलब बेसिकली कह सकते हो कि आप ये जान सकते हो कि आपके लिपिड प्रोफाइल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, बढ़ तो नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो सारी चीजें आपको इससे ही पता लग जाती है। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है? फॉस्फोलिपिड्स एक ऐसा लिपिड है आपके ब्लड के अंदर जिसके साथ आपका लिपिड के साथ बेसिकली फैटी एसिड के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप बाइंडेड होता है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ आपका फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है। और ये आपकी बॉडी में जिसका मेन फंक्शन होता है फॉस्फोलिपिड का, वो ये होता है कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसके फंक्शन को बूस्ट करना, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, और आपके डीएनए फंक्शनिंग के लिए जो आपका सेल डीएनए है उसको मदद करना, डीएनए फंक्शनिंग में हेल्प करता है ये। और आपके ओवरऑल जो सेल्यूलर मैकेनिज्म है उसको बेटर करता है, सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आपके सेल न्यूक्लियस फॉर्मेशन के लिए इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो भैया आपके सेल की फंक्शनिंग के लिए, सेल की हेल्थ के लिए फॉस्फोलिपिड काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब फूड सोर्सेज में वैसे तो बॉडी इसको खुद बनाती है, बट वैसे भी आपके फूड सोर्सेज में ही अवेलेबल होता है, खाने के अंदर भी अपने को मिल जाता है। जैसे कि आपका मिल्क हो गया यानी डेयरी है, आपका चिकन वगैरह हो गए, मीट वगैरह है, ठीक है, फिशेस हैं, चिकन है। तो इन सारे सोर्सेज के अंदर अपने को मिलता है, इवन नट्स एंड सीड्स के अंदर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज में आपको ऑलरेडी अवेलेबल होता है। बाकी ट्राइग्लिसराइड्स की अगर बात करें, ट्राइग्लिसराइड्स, अभी ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो है आपका भी एक ग्लिसरॉल के साथ, एक ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं, थ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, है ना, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, मैंने आपको बताया टाइप ऑफ लिपिड ही है, ये टाइप ऑफ क्या है, फैट ही है, जो बॉडी में स्टोरेज का काम भी करता है, स्टोर भी करता है। इवन 95% ऑफ फैट जो बॉडी में है, 95% ऑफ फैट बॉडी में जो है, ये आपके स्टोर के फॉर्म में होती है, आपके ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही होती है ये। ठीक है, किस फॉर्म में होगी? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही होती है ये। मीन्स जो आपके ओवरऑल एक्सेस कैलोरीज है, मतलब अगर आप फैट्स नहीं भी ले रहे हो, कम ले रहे हो, और आप बहुत ज्यादा कैलोरीज लेते हो, तो भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में तो स्टोरेज होना ही है, आपके एक्सेस कैलोरीज किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं बॉडी में? फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, आपका जो बॉडी फैट है, जो बॉडी में फैट स्टोरेज होगा, वो बॉडी फैट में 95% के आसपास आपके ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं। इट मीन्स कि अगर आप डायरेक्टली फैट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, सैचुरेटेड फैट्स वगैरह को, तो बात अलग है, उसमें भी आपकी बॉडी में डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह मिलने वाले हैं। बट अगर आप वैसे भी ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, एक्सेस कैलोरीज ले रहे हो, तो आपकी बॉडी किस फॉर्म में स्टोर करती है उसको मैंने अभी बताया, ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में स्टोर करती है। तो वैसे भी आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है वो एनहांस हो सकता है, बढ़ सकता है, और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा सकता है, यानी कि ब्लड के गाढ़ेपन को बढ़ा सकता है, और हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होगा, वो स्टोर होगा इस फॉर्म में, फिर बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है फैटी एसिड्स में, सिंपल फैटी एसिड्स में, फिर वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं एनर्जी के लिए, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आपकी बॉडी में स्टोरेज होता रहेगा, स्टोरेज बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और आपकी बॉडी स्टोर करती रहेगी इसको। ठीक है, तो ये है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स। एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो उससे बढ़ेगा, बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप ऑफ लिपिड है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। कौन बनाता है इसको? लिवर बनाता है। लिवर इसकी फॉर्मेशन करता है और इसको बॉडी में भेजता है। ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा लिपिड है जो आपके हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा important है?
मेनली अगर बात करें मेल में तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन के लिए ये प्राइम रोल निभाता है। कोलेस्टेरॉल की मदद से ही टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होने वाली है। फीमेल में बात करें तो ईस्ट्रोजन जो उनका प्राइमरी हार्मोन है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है जी। ये दो हार्मोन जो है उनके जो प्राइमरी हार्मोन है उनकी बॉडीली फंक्शन के लिए, इन दोनों की प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कोलेस्टेरॉल ही कर रहा है बॉडी में जाके, ठीक है। मेनली कहाँ पे बन रहा है कोलेस्टेरॉल की मदद से? क्या हो रहा है? टेस्टिस में कोलेस्टेरॉल की मदद से जो है टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन हो रही है लेडिक सेल के अंदर, और ऐसे ही फीमेल में ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो रही है मेनली ओवरी से। तो ये जो ग्लैंड्स हैं इनकी प्रोडक्शन तभी हो पाएगी जब इनके पास एक बेस सोर्स होगा, और वो चाहिए इनको कोलेस्टेरॉल, क्योंकि कोलेस्टेरॉल की मदद से ये काम होने वाला है। सर कोलेस्ट्रॉल इन चीजों के लिए नहीं चाहिए होता, बॉडी में जो आपका फैट है, बॉडी फैट, उसको बैलेंस रखने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं बॉडीली फैट की, बॉडी फैट, अब हम काफी लोग ये समझते हैं कि बॉडी फैट जितना कम होगा ठीक होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो आपकी बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट होना भी जरूरी है ना। अभी ये तो बॉडी फैट की बात कर रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल से हटके थोड़ा सा। बॉडी फैट हमारी बॉडी में वैसे हम कहते हैं 6 to 25% होता है, फीमेल में होना चाहिए, ये आइडियल माना जाता है। मेल में हम बात करते हैं कि भैया ये 6 से लेके 20% तक होगा तो सही होगा, ठीक है। वो इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में अगर फैट नहीं होगा, अगर स्टोरेज फैट नहीं होगा, तो बॉडी को कुशनिंग नहीं मिलेगी, बॉडी को हीट को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। और इवन आपकी ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन, ठंडियों के समय पे आप और ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर आ जाओगे, क्योंकि आपके पास अमाउंट ऑफ फैट ही नहीं है। अगर आपके पास फैट होता तो आपकी बॉडी उसको बर्न करके, क्योंकि उसके अंदर भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होते हैं, और बॉडी उसको बर्न करती है, यूज करती है एज ए एनर्जी, और एनर्जी की तौर पे यूज करके उसको क्या होता है, आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन होती है, गर्माहट आपको मिल पाती है। बट हमारी बॉडी में तो अगर मान लो अगर है ही नहीं फैट्स, बॉडी फैट, तो हम प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हमारी बॉडी में जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जिसके अंदर कौन कौन से वाइटामिन आते हैं? वाइटामिन ए आता है, वाइटामिन डी आता है, वाइटामिन ई आता है, और वाइटामिन के आता है। ये सारे वाइटामिन जो होते हैं ये बॉडी में स्टोरेज वाइटामिन कहे जाते हैं। ये बॉडी में स्टोर होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपके फैटी एसिड, फैट्स में स्टोर होते हैं। और इनका तभी प्रॉपर फंक्शन हो पाएगा जब बॉडी में फैट का अमाउंट होगा, क्योंकि ये होते हैं क्या? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होते हैं पानी से दूर भागते हैं, ये पानी से रिपेल करते हैं। इसलिए आपकी बॉडी में कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? आपके फैट में स्टोर हो जाते हैं, और अपना काम धीरे धीरे करके करते रहते हैं। तो भैया अगर हमारी बॉडी में फैट भी नहीं होगा, तो ये अपना जो इनका स्टोरेज है आपकी बॉडी के अंदर, वो भी उतना अच्छा नहीं होने वाला, और आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये चारों वाइटामिन काफी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी में बॉडी फैट होना तो जरूरी है, ठीक है। बट हाँ, अगर वही बॉडी फैट बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए तो उतना ही डेंजरस है ना। कोई भी चीज बहुत ज्यादा या बहुत कम ठीक नहीं होती, ऑप्टिमल लेवल पे ही वो होनी चाहिए। ऑप्टिमल लेवल पे ही वो होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा होगी तो वो भी डेंजरस है, वो भी आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है, कल हमने डिस्कस किया था। अगर वो बहुत कम हो जाती है तो वो भी प्रॉब्लम है बॉडी के लिए। इसलिए ऑप्टिमल फंक्शनिंग के अंदर रहना, बैलेंस में रहना ही सबसे एक बड़ा, हम कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे पूरी नहीं होती है तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आने ही वाली है, ठीक है। हमें बैलेंस रखना बॉडी को। तो ये बात हुई, हमने अभी कोलेस्ट्रॉल की बात करी, कोलेस्ट्रॉल किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है। इवन कोलेस्ट्रॉल आपके विटामिन डी जनरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी को जो बनाता है ना, कैल्सिफेरॉल जो है, विटामिन डी जो आपका, इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है, ये बहुत जबरदस्त विटामिन है। और ग्लोबली दुनिया के अंदर इसकी 55% ऑफ डेफिशिएंसी है, मतलब ग्लोबली 55% लोग जो है ना वो डेफिशिएंट है, इनको इनका विटामिन डी नहीं मतलब पूरा, ठीक है। तो अभी हमारे पास 21-20 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 10 से लेके 12 लोग जो होंगे वो विटामिन डेफिशिएंट होने के चांसेस उनके होंगे, ठीक है। और हो भी सकता है कि निकल आए 10 से 12 लोग जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो मैंने बता दिया ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड जो है ना 55% लोग जो विटामिन डी डेफिशिएंट है।
ठीक है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो भी बताएंगे। बट कोलेस्ट्रॉल की मदद से, कोलेस्ट्रॉल से क्यों रिलेट किया मैंने इसको, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मदद से आपकी विटामिन डी जनरेशन होती है। जो आपके रेज हैं, जो सनशाइन है, वो आपकी बॉडी में बढ़ती है और आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करती है। उसके बाद आपकी बॉडी बनाती है विटामिन डी, विटामिन डी की फॉर्मेशन करती है। बेसिकली आपके सनशाइन या आपकी धूप में डायरेक्टली विटामिन नहीं है, वो जो उसकी लाइट है, रेज हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरैक्ट करती हैं और उसके बाद फिर वो आपकी बॉडी में विटामिन डी जनरेट करती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो विटामिन डी जनरेशन के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये आपकी बॉडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर इनका एक बैलेंस बना रहेगा तो। बट बैलेंस तो बना नहीं रहता, क्योंकि हम काफी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मेरे लिपिड प्रोफाइल खराब हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा ब्लड, मेरी बॉडी में जो है ना, मेरे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है प्लेक फॉर्मेशन हो गया, ब्लॉकेज हो गया मेरे जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर। ऐसी जो टर्म्स है वो काफी बार सुनने को मिलती है। तो अगर ये टर्म सुनने को मिल रही हैं, इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट है। अब उसके पीछे के रीजंस बहुत हो सकते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नहीं सेम वर्क करती होती तो फिर बात ही क्या थी। सेम वर्क नहीं करती ना, दोनों का नेचर अलग है, दोनों ही सेक्स हार्मोन है बट दोनों का नेचर अलग है। टेस्टोस्टेरोन का जो मेन नेचर होता है उसमें दो मेन फंक्शन आते हैं, एक एनाबॉलिक फंक्शन आता है, एक एंड्रोजेनिक फंक्शन आता है। ठीक है, एनाबॉलिक फंक्शन के अंदर क्या हो गया, आपका एमपीएस हो गया, मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो गया आपका, बोन मिनरल डेंसिटी को एनहांस करना हो गया, है ना, आपकी बॉडी को थोड़ा मस्कुलर लुक प्रोवाइड करना हो गया, ये आपके एनाबॉलिक एक्शन होते हैं, एग्रेशन वगैरह भी इवन। ठीक है, आपका एंड्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं सेक्सुअल एक्शंस, है ना, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, आवाज का गाढ़ापन होना, है ना, आवाज भारी होना, बॉडीली हेयर्स होना, है ना, फेशियल हेयर्स होना। ठीक है, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक डेवलप होना, सेक्सुअल ग्लैंड्स की फंक्शनिंग बेटर होना, ये सारे जो काम है ये आपके एंड्रोजेनिक काम है, मेल डोमिनेंट काम है। ये एनाबॉलिक जो है ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन का ही नेचर है। ईस्ट्रोजन की बात करें तो ईस्ट्रोजन का जो नेचर है वो एनाबॉलिक कम होता है, यानी कि वो भी एनाबॉलिक एक्शन करता है, वो भी आपकी मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बट फीमेल्स, और दूसरा बात उसका एनाबॉलिक नेचर कंपेरेटिवली 10 टाइम्स वीकर है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। मतलब टेस्टोस्टेरोन के बराबर ऐसा एक्शन नहीं है उसका कि वो ऐसे मसल बिल्डिंग वगैरह इतना ज्यादा वो करेगा। बट हाँ, ये भी ये काम करता है, एनाबॉलिक एक्शन है इसका। बट मेन काम जो है इसका इसका बॉडी में है इस्ट्रोजेनिक इफेक्ट प्रोवाइड करना। ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट क्या हो गया, जो फीमेल डोमिनेंट एक्शंस हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है ना, स्पेशली अगर हम बात करें उनकी बॉडीली हेल्थ, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी से काफी ज्यादा देखा होगा अपने फीमेल्स को पोस्ट मेनोपॉजल काफी सारे कंडीशंस देखने को मिलते हैं, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ऐसे ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन का डोमिनेंस उतना नहीं रहता है, फिर बहुत सारी मेडिकेशन उन्हें करनी पड़ती, तो बॉन मिनरल डेंसिटी हो गया। ठीक है, और इवन उनके जो साइकिल्स हैं उनको मेंटेन करना हो गया। ठीक है, बॉडीली एक्शंस। ठीक है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ईस्ट्रोजन के, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सेम नहीं। तो ये हमने बात करी लिपिड्स की। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर ना और भी कुछ टर्म समझाई जाती है हमें। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये क्या चीजें हैं। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ये क्या है। देखो एलडीएल जो है ना, इसको हम बोलते हैं वैसे तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। क्या बोलते हैं इसको हम, लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स। ठीक है, और एचडीएल को हम क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स। तो एलडीएल जो है और एचडीएल जो है, ये दोनों आपके टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल ही हैं। इनको बनाता कौन है, इनको बनाता लिवर ही है। ठीक है, बट याद रखना जो आपके एलडीएल एंड एचडीएल होते हैं कैरियर एजेंट होते हैं, अगर आपको बताऊं क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी में कैरियर एजेंट होते हैं, मतलब एक जगह से कैरी करते हैं और दूसरी जगह पे ड्रॉप करते हैं।
अब एक चीज नोटिस करना, जो आपके लिपिड्स होते हैं ना, जो लिपिड्स अभी हमने बात करी है ऊपर, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कुछ बनते हैं और आपकी बॉडी में किसके थ्रू मूव करेंगे, कहीं ना कहीं तो मूव करेंगे ना, इनका ट्रांसपोर्टेशन काफी इंपॉर्टेंट है। बट ये लिपिड अपने आप में इनका नेचर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि ये आपके पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब जो ब्लड है, ब्लड तो ऑलमोस्ट आपका पानी है, क्योंकि उसका 55% तो प्लाज्मा है, और 55 प्लाज्मा के अंदर 90% के आसपास वाटर कंटेंट ही है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये हाइड्रोफोबिक है, इट मीन्स आपके ब्लड के साथ डायरेक्टली नहीं काम कर सकते, ब्लड इसको नहीं लेके जा सकता, ठीक है। हाइड्रोफोबिक क्या हो गया, जो आपके वाटर को रिपेल करते हैं, तो ब्लड के साथ इसके ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंपेरेटिवली मुश्किल होगी, है ना। तो बॉडी क्या करती है, इनको इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि ये कहीं पे स्टिक ना करे, चिपके ना, और आपकी बॉडी में इजीली ये मूव कर सके, तो इसके लिए बनाती है ये एचडीएल एंड एलडीएल, ठीक है। अब ये जो एलडीएल और एचडीएल होते हैं, ये इनको कैरी करके लेके जाते हैं और आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं ये, इनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इनको अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं, उठा के लेके जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को, और आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पे भी जरूरत होती है, ठीक है। अब ये जो एलडीएल है, इसका डेंसिटी छोटा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। और एचडीएल क्या क्या है, हाई डेंसिटी है, ज्यादा डेंसिटी है उसमें। तो ये दोनों जो टाइप ऑफ कोलेस्टेरॉल है, ये बॉडी बनाता तो खुद है, और इनका जो फंक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या करते हैं, ये कोलेस्टेरॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करके लेके जाते हैं और बॉडी में भेजते हैं जहां पर भी जरूरत है उसकी। ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन काम है वो यही दो कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात, रिएक्ट हो गया तो क्या होगा भाई, क्या बात सिंपल सी है, आप अपने तेल को ना घर में पानी के साथ ऐसे डाल के देखना, तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, बात खत्म, सॉल्युबिलिटी नहीं होगी ना। वीएलडीएल होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, वो भी एक टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन्स ही है। देखो लिपोप्रोटीन्स का काम क्या होता है, कैरियर एजेंट ही है बस। इनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, कोई लो डेंसिटी है, कोई वेरी लो है, कोई आपका हाई डेंसिटी है। पर इनमें से अगर मैं आपको बताऊं, तो जो एचडीएल होता है ना, एचडीएल, उसको हम गुड कोलेस्टेरॉल कह देते हैं, उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं। और जितने ये लो डेंसिटी वाले होते हैं, लो डेंसिटी एलडीएल हो गया, या उससे भी लो, वेरी लो डेंसिटी हो गया, ठीक है, वीएलडीएल हो गया, ये सब बहुत हार्मफुल माने जाते हैं इनको। वैसे हार्मफुल इनका क्यों माना जाता है, क्योंकि इनकी एक तो डेंसिटी काफी क्या है, लो है, जिसकी वजह से जो इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और ये ज्यादा कैरी कर सकते हैं इन सारी चीजों को, आपके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को, ठीक है, इनको ज्यादा कैरी कर सकते हैं ये। बट अगर इनके लेवल ज्यादा बढ़ गए, देखो मैंने अभी क्या बताया कि आपकी बॉडी में एलडीएल हो गया, ये जो आपके टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल अभी डिस्कस किए हैं, ये क्या है, करियर एजेंट है, ये कैरी करके लेके जाते हैं। देखो आपके ब्लड वेसल के अंदर दिख रहा है ना, ये एलडीएल, एचडीएल, और ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो आपको एक इस पिक्चर में बहुत इजी तरीके से दिखाया हुआ है कि आपका जो एलडीएल है वो कैरी करके लेके जा रहा है इनको आपके ब्लड के अंदर, है ना, कैरी करके लेके जा रहा है। तो जो अगर कैरी करके लेके जाएगा, मान लो ऐसा कंडीशन है कि जो आपके टोटल अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरॉल का जो लेवल है वो बहुत हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है ना वो बहुत हाई है। डिजायरेबल कितना चाहिए होता है हमें, डिजायरेबल चाहिए होता है आपका टोटल टोटल होना चाहिए लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर, एलडीएल होना चाहिए लेस देन 130 mg पर डेसीलीटर, एचडीएल होना चाहिए 40 to 60 mg पर डेसीलीटर, वीएलडीएल होता है 2 mg पर डेसीलीटर से लेकर 30 mg पर डेसीलीटर। तो ये इसके ऑप्टिमल वैल्यूज होती है, मतलब इतने के बीच में होना चाहिए। अगर इतना है, मतलब आपका ब्लड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, विस्कोसिटी बिल्कुल सही है उसकी, और आपके बॉडी में लिपिड भी प्रॉपरली मैनेज हो पा रहा है, और आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी, ठीक है, अगर ये ऑप्टिमल लेवल्स रहते हैं तो। बट मान लो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया,
ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ गया। ठीक है, अब वो कैसे बढ़ा उसके पीछे रीजन सभी बता सकता हूँ, बताऊंगा मैं। मान के चलते हैं कि इनके लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए। टोटल कोलेस्ट्रॉल मेरा 300 mg पर डेसीलीटर के आसपास चला गया। ट्राइग्लिसराइड मेरा 250 mg पर डेसीलीटर के आसपास चला गया। ठीक है, अब ये जब इनके लेवल्स बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, तो आपकी बॉडी में कौन इसको कैरी करता है? कैरिंग एजेंट्स क्या हैं? आपके एलडीएल हो गया, एचडीएल हो गया, वीएलडीएल हो गया, है ना। ये इसको कैरी करके जाते हैं। अब जब इनका अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, आपके कोलेस्टेरॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का, तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स के अंदर ये प्लाक फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। और किस की वजह से? क्योंकि आपके ऑक्सीडेशन होती है वहां पे। ऑक्सीडेशन की, एलडीएल की, बेसिकली एलडीएल की ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में स्टिक करना शुरू कर देते हैं, मतलब चिपकना शुरू कर देते हैं एक तरीके से। क्यों चिपकना शुरू करते हैं? ऐसे तो नहीं हो रहा था पहले, तो नहीं हो रहा था ऐसा, अभी क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? क्योंकि आपका अमाउंट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का एट पार है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके एलडीएल जो है वो भी, उसका लेवल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना है आगे। और जो एलडीएल है उसकी डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी है वो, और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कंपैरेटिवली बड़ा है। दूसरी बात, आपके एलडीएल की ऑक्सीडेशन होने के कारण से, क्योंकि एक तो अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन होने के कारण से जो आपका एलडीएल है, जो आपका ये काफी ज्यादा बड़े हुए हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वगैरह, ये क्या करेंगे, ये आपकी बॉडी में इनको यहाँ पे चिपकाना शुरू कर देंगे, स्टिक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब ये इनके लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए आपके एलडीएल के, अब कैसे बढ़े वो अभी हम बताएंगे, बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा इनका लेवल बढ़ गया, तो आपकी बॉडी में क्या करेंगे, धीरे धीरे करके यहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देंगे। क्या बनाना शुरू कर देंगे? प्लाक फॉर्मेशन। एक दिन में नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, हम कह सकते हैं डिपोजिशन यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी, बॉडी यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देगी इन सारी चीजों को, और प्लाक बनाना शुरू कर देगी ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, तो इसको कम कौन करता है वैसे अगर देखा जाए, तो आपका जो एचडीएल होता है ना, उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। उसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो हाई डेंसिटी है उसकी, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली छोटा है। और दूसरा, उसकी प्रोडक्शन जो है ना, आपके एचडीएल की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की, वो कंपैरेटिवली कम होती है, और जिसकी वजह से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या करता है, आपकी बॉडी में जो प्लाक फॉर्मेशन होता है ना, उसके रिमूवल का काम करता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे जमावट हो चुकी है, ये ब्लॉकेज सी हो चुकी है, यहाँ पे जम गया ये, तो आपका जो एचडीएल होता है ना, ये आपका एचडीएल, ये क्या करता है, ये यहाँ जाएगा और इसको अपने अंदर, मतलब इसको कैरी करेगा, इसको निकालेगा यहाँ से, और इसको निकाल करके लेके जाएगा आपकी बॉडी से बाहर, और लिवर तक ले जाएगा ब्लड के थ्रू, और लिवर इसको फिर ऑक्सीडाइज करके एलिमिनेट कर देगा बॉडी से। जिससे कि हुआ क्या, आपके जो एचडीएल है उसने आपकी बॉडी को बचाया, क्योंकि उसने प्लाक रिमूवल का काम किया। ठीक है, प्लाक रिमूवल का काम किया, मतलब जो ऊपर जमावट थी उसको कम करने का काम करता है एचडीएल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसे ही वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं जिनका लेवल होना चाहिए 2 mg पर डेसीलीटर से लेके 30 mg पर डेसीलीटर, वो भी काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। वेरी लो डेंसिटी मीन्स और भी डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो और ज्यादा है, और ज्यादा कैरी कर सकता है वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्टेरॉल को, और उसके प्लैक फॉर्मेशन के चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा है, अगर ज्यादा है अमाउंट तो। अगर नॉर्मल है अमाउंट फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर डिजायरेबल लेवल पे, मतलब एलडीएल मान लो 100 mg पर डेसीलीटर, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएल ऑलरेडी 40-50 mg पर डेसीलीटर, कोई इशू नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही तरीके से बॉडी फंक्शन कर रही है। अगर इनके लेवल बढ़ गए तो होगा क्या, मैंने बताया कि एक तो उसके स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा होने की, क्योंकि उसको ज्यादा कैरी करना पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, तो ज्यादा कैरी करके लेके जाएगा, तो उसकी ऑटो ऑक्सीडेशन होने की वजह से आपके ब्लड वेसल्स के अंदर वो चिपकना शुरू कर देगा, प्लाक बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होगा, लॉन्ग रन में आपकी ब्लॉकेज होने वाली है आपके जो ब्लड वेसल है उसके अंदर। तो जब ब्लॉकेज हो जाएगी, मान लो ये है हमारा ब्लड वेसल, और यहाँ पे होने शुरू हो गई है ब्लॉकेज, धीरे धीरे करके ब्लॉकेज यहाँ तक बढ़ गई है, अब ये पूरा ब्लॉक हो चुका है, इसको मान लो प्लाक।
अब जब ये ब्लॉकेज हो चुकी है तो मुझे ये बताओ कि जो आपका ब्लड फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आएगी? या आपका बीपी, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उसमें कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे? तो आपने बोला सर बीपी हाई हो जाएगा। बिल्कुल हाई हो जाएगा। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड का प्रेशर, जो दो तरीके से काउंट होता है, एक सिस्टोलिक में और एक होता है डायस्टोलिक में। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg। मैं तो ये आपको रीडिंग बता रहा हूँ जो ऑप्टिमल है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, 125 80 होगा, 130 80 होगा, चलेगा। डायस्टोलिक होता है 80 mmHg, इसका वैल्यू होता है, तो इतना होना चाहिए। अब ये जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये भी ऊपर नीचे जा सकता है। मतलब आपके ब्लड प्रेशर का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भैया आगे तो प्लैक फॉर्मेशन है, आगे तो जमावट है। अगर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो सही रखना होता, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, ये मान लो आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आगे ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये न्यूट्रिएंट्स है। अब इन न्यूट्रिएंट्स के पैसेज में, आगे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पीछे से ब्लॉकेज नहीं है, आगे से ब्लॉकेज है। तो आपके जो वॉल्स हैं, ठीक है, जो आपके आर्टरीज की वॉल्स हैं, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आगे बहुत नैरो है आर्टरी, ब्लड वेसल बहुत नैरो है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बीपी जो होगा वो बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, प्रेशर रेट बढ़ गया ना पीछे से, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा नैरो है। ऐसे जैसे मान लो ये कि 30 फीट की स्ट्रीट है, 30 फीट की स्ट्रीट है, और एक है बहुत बड़ा हाईवे जहाँ पे आपका 2 वे लेन है, और ये आपका है 100 फीट का सड़क है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। तो दोनों में डिफरेंस आएगा, किस में ज्यादा चांसेस हैं आपके ट्रैफिक होने के? अगर यहाँ पे ज्यादा व्हीकल्स आना शुरू हो गए तो इसमें ट्रैफिक लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जैम होने के चांसेस। बट अगर 100 फीट वाली की बात करें तो वहां पे क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है, तो ज्यादा व्हीकल्स पास ऑन हो सकते हैं और ट्रैफिक होने के चांसेस भी कम होंगे। बट अगर वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखो, इसको रिलेट करो, इसको रिलेट करो, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। बीपी हाई होगा, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कम होगा, आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, वीकनेस आपको हो सकती है, ये कंडीशन आपकी बनने वाली है इससे। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो मान लिए ये लेवल हमारे बढ़ गए, मान लो लेवल हमारे काफी बढ़ चुके हैं, एलडीएल लेवल पहुंच गया है 300 के आसपास, ट्राइग्लिसराइड भी 300 के आसपास पहुंच गया, एलडीएल हमारे पहुंच गए 150 के आसपास। तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी है, मतलब इनके लेवल्स बहुत ऊपर है। और हमारा प्लैग फॉर्मेशन भी ऑलरेडी हो चुका है, मतलब यहाँ पे ऐसे जमावट भी हो चुकी है एलडीएल की ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, और ये सारा अपना प्लैग फॉर्मेशन होने की वजह से, जब इतना ज्यादा कंडीशन खराब हो चुका है, धीरे धीरे जाकर के क्या होगा, ये हमारे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जान भी जा सकती है। कोई बोल रहा ना होगा क्या, अल्टीमेटली जान जा सकती है। कैसे जान चली जाएगी? मान लो ये कंडीशन हुई है आपके, ये आपका हार्ट है, मान लो हार्ट एक पंपिंग मशीन मान सकते हो आप उसको, एक ऐसा ऑर्गन जो पंप करता है, ब्लड को भेजता है, मोटर मान सकते हो उसको, है ना। ये आपका आपका राइट ऑर्टिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये उसके चेम्बर्स हो गए। ठीक है, अब ये जो हार्ट है ये पूरी बॉडी में पंप करता है, ठीक है, ब्लड को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हार्ट को खुद को भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो भी काम कर रहा है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको जो सप्लाई करती है ना आर्टरी, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं उसको हम? कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी में मान लो ये ब्लॉकेज क्रिएट हो गया यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो गया यहाँ पे, जमावट हो गई। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो तो ब्लॉक हो जाएगा, आगे तो नहीं जा पा रहे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक। तो क्या आपका हार्ट प्रॉपरली काम करेगा?
नहीं करेगा और हार्ट हो जाएगा कोलैप्स। ठीक है, हार्ट हो जाएगा कोलैप्स और कहानी खत्म। ठीक है, तो अगर हमारी ये आर्टरी ब्लॉक हो गई तो आगे न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, आगे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाए, और आपकी बॉडी, आपके जो वर्किंग मसल्स थे उधर उस पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, आपकी बॉडी काम कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी और हार्ट हो जाएगा कोलैप्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे ब्लॉकेज बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई तो ये ब्लॉक करके आपके न्यूट्रिएंट्स को आने नहीं देगा, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे हार्ट वहां पे काम करना ही बंद कर देगा। ऐसा भी हो सकता है अगर ये बहुत ज्यादा खराब हो गई कंडीशन, तब की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ऐसा ही हो सकता है आपके ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्ट्रोक वगैरह आपको पड़ सकता है। ठीक है, स्ट्रोक वाली जो कंडीशंस हैं वो हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि भैया अभी यहाँ पे भी देखो, ये ब्रेन है, मान लो ब्रेन काफी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है, एक पार्ट है बॉडी का जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। चाहे वो आपका हाइपोथैलेमस हो, मेड्यूला ओब्लांगाटा हो, चाहे वो आपका पोन्स हो, चाहे वो आपका सेरिब्रम हो, सेरिबेलम हो, बहुत सारे ऑर्गन्स। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन्स हैं यहाँ पे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है बॉडी में। ठीक है, और मल्टीपल मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स, जो आपकी बॉडी में मैसेज को लेके जाते हैं और सिग्नलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो बॉडी में हर जगह पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए काम करने के, उस जगह को जिंदा रखने के। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भी चाहिए। अब इधर ब्रेन में भी तो कुछ कैरी करके लेके जा रही होंगी ना आपकी आर्टरी, जो ब्लड को कैरी करके लेके जा रही है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके लेके जा रही है। तो अगर मान लो इस आर्टरी के अंदर जो आपकी न्यूट्रिएंट्स कैरी करके लेके जा रही है, इसमें ये ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाए, तो क्या होगा? वही सेम कंडीशन होगा, वही आपका हार्ट बहुत हार्ड हो जाएगा बॉडी के लिए, क्योंकि ये आपके न्यूट्रिएंट्स को अब पहुंच ही नहीं पा रहे आपके ब्रेन तक। और जब इनसफिशियंसी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएंगे, तो वैसे भी हम फेंट फूंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर वक्कर आना शुरू हो सकते हैं हमें। अगर हमारा यही कंडीशन बना हुआ है तो फिर चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारा बहुत कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जा रहे हैं, ब्लड का अमाउंट, ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम हो गया है ब्लड में, सॉरी ब्रेन में, तो वो ऐसी कंडीशन खराब है, चलना फिरने में भी प्रॉब्लम होगी, बेहोश होते रहेंगे बार बार। बट अगर ये ब्लॉकेज ज्यादा हो गई और फिर और ज्यादा कम हो गया ये न्यूट्रिएंट्स का पैसेज, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पीछे से ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही रहा है ना, बीपी लेवल तो इंक्रीज हो ही रहा है, प्रेशर आपका हार्ट तो प्रेस कर ही रहा है आपको। और अब जो मैंने बताया कि आपका हार्ट जब प्रेस करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो पीछे से हार्ट तो प्रेस कर ही रहा है क्योंकि आगे ब्लड भेजना है, तो ब्लड पर आगे जा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर का रेट तो बढ़ता रहेगा, और आपकी जो वॉल्स हैं आसपास की, वहां पे प्रेशर इतना एग्जर्ट हो जाएगा, आगे तो ब्लॉकेज है, आगे ब्लड जा नहीं पा रहा है, बट यहाँ से इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि आपकी जो आर्टरीज की वॉल्स है ना, वो भी रप्चर हो सकती हैं। मतलब कहने को क्या क्या है कि आपकी यहाँ से आर्टरी फट गई और ये ब्लड जो है ना ऐसे बाहर की तरफ को निकल गया। ठीक है, ब्लड कहाँ पे आ गया? बाहर की तरफ को निकल गया। ऐसा भी हो सकता है। अब हमारी बॉडी जो है वो कैसे काम करती है? हमारी बॉडी जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करती है। किस पे काम करती है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो लाइफ गिविंग फ्लूइड है, वो बॉडी में कैसे मूव करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है, और क्लोज है ये सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ इंसेक्ट्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, बहुत सारे इंसेक्ट्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो उनकी बॉडी में फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो उनकी बॉडी में डायरेक्टली होता है ऐसे ही, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता, बट हमारा ब्लड वेसल्स में होता है। तो अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से आर्टरी रप्चर हुई और आपका ये जो ब्लड है ये बाहर की तरफ को आ गया। ठीक है, अब ये कहाँ पे हुआ? कंडीशन आपके ब्रेन में हुआ है। अब ये जो ब्लड बाहर की तरफ को आ गया है, अब होगा क्या? जब हमारी बॉडी में इंजरी होती है, कोई खून निकलता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हीलिंग मैकेनिज्म क्या है बॉडी का? हीलिंग मैकेनिज्म क्या है? कुछ ना कुछ तो करती है ना बॉडी जब अगर ऐसा हो जाता है। क्लॉगिंग नहीं करती, क्लॉग बनाना। सिंपली आपके चोट लगी, क्या हुआ? कुछ समय बाद अगर खून वहां पे बह रहा था, आपने उस खून को रोका और कुछ ही देर बाद वहां पे क्या हुआ? क्लॉट फॉर्मेशन हो गया ना, आपका खून बहना बंद हो गया वहां से।
ठीक है ना। तो वहां पे हुआ क्या, आपकी बॉडी क्या कर रहा है, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म पे आई और आपकी बॉडी में वहां पे क्लॉग बना दिया ताकि आपका ब्लड और ज्यादा बाहर ना गिरे। वैसे ही अगर यहाँ पे हमारी बॉडी में रप्चर हुआ और आपका ब्लड बाहर की तरफ को आ गया है, तो ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और ब्लड क्लॉट्स बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी के वैसे सेल, बॉडी के डिफेंस के तौर पे काम हुआ है। ठीक है, बॉडी कैसे बनाती है, विटामिन के जो होता है ना, जिसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ये क्या है आपका, एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपकी बॉडी में क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में लेके आता है, किसको फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में लेके आता है, ये आपके प्रोथ्रोम्बिन को और आपके फिब्रोनेजिन को। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रोनेजिन, ये दोनों क्या आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इनको ही एक्टिव फॉर्म में ले आएगा, ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होती हैं। अब जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जो हिपैरिन होता है ना, हिपैरिन हिपैरिन एक केमिकल होता है बॉडी में। ये क्या होता है, ये आपकी बॉडी में वैसे नॉन क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये बॉडी में क्लॉट नहीं बनने देता। और ये आपके ब्लड के अंदर वैसे भी कुछ अमाउंट में होता है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके ब्लड के अंदर आपका क्लॉट बनना जरूरी नहीं है। आपके ब्लड के अंदर की बात कर रहा हूँ, ब्लड वेसल्स के अंदर की। अगर ब्लड के अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाए तो ब्लड मूव ही नहीं करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हेपारिन वहां पे अवेलेबल होता है। अगर इसके हिसाब से देखें तो आपकी बॉडी में क्लॉट नहीं बनेगा, बनाएगा ये ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि ये नहीं चाहता ये काम करना। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये है क्लॉटिंग फैक्टर। अब बॉडी में ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। नॉन एक्टिव फॉर्म में मतलब ये अभी ऐसे काम नहीं कर रहे होते नॉर्मली बॉडी में। ये कब काम करते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में तब आते हैं जब आपकी बॉडी में जरूरत हो। मान लो मेरे यहाँ पे कट लग गया और खून बहुत ज्यादा बहना शुरू हो गया, तब ये काम होगा, और मेरी बॉडी उस पार्ट पे जाके इन नॉन एक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में ले आएगी, जिससे क्या होगा, फिब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होकर के वहां पे क्लॉट बना देंगे, इसके से खून नहीं बहेगा। तो ये प्रोसेस जो होता है तब होता है ना, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। जब जहाँ पे होगा प्रॉब्लम वहीं पे आपकी बॉडी इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आएगी, और ये आपके नॉन एक्टिव फॉर्म जो आपके हिपारिन है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वहां पे बन जाएगा क्लॉट। तो बॉडी ने ऐसे ही काम किया, और आपके ब्लड वेसल, आपके ब्रेन के बाहर जो प्रॉब्लम हुआ था, जो वहां पे आर्टरी डैमेज हुई थी, उसके वजह से जो क्लॉट बना था, वो वहां पे बेसिकली वहां पे क्लॉट बना देगा बॉडी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन में वो डैमेज पार्ट जो है वो क्लॉट, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर वो क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बड़ी है ना, इसका जब टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो जब ये प्रॉब्लम होएगी तब जो जो सफर कर रहा है उस प्रॉब्लम से, है ना, जो कैजुअलिटी है वो बिल्कुल नीचे गिरेगा, है ना, नीचे गिर जाएगा। उसे नहीं पता लगेगा, कॉन्शियस नहीं रहेगा। जब उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसका स्कैन वगैरह होगा, देखा जाएगा कि प्रॉब्लम हुआ क्या है, बाकी वाइटल्स को मैनेज किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर उसके बहुत ज्यादा बड़ा क्लॉट बन चुका है ब्रेन में, तो वो क्या करेगा, वो बाकी फंक्शन को भी अफेक्ट करने वाला है, और उसकी बॉडी में और ज्यादा जो डैमेज करेगा वो। ठीक है, उस एरिया में। और इवन आपके जो न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम है, उसको और ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो वो तभी बॉडी काम कर पाएगा सही तरीके से, या तो अगर वो बहुत ज्यादा जो बड़ा क्लॉट है उसको सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाए, या अगर बहुत छोटा क्लॉट है तो उस समय पे फिर मेडिसिन उसकी चलाई जाती हैं, ताकि उसका जो क्लॉटिंग बनी हुई है वहां पे वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाए, और उसका जो ब्रेन है वो फिर से सही तरीके से काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा क्लॉटिंग हो जाएगा तो वो तो प्रॉब्लम है, अगर बहुत कम है तो काम चल जाएगा, बट स्टिल बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो भी क्रिएट करके जाता है। क्योंकि जिस भी एरिया में ये होने वाला है, जिस भी एरिया में ये डैमेज होगा, जो एक हमने बात करी, वहाँ के जो एक्शन होंगे वो काफी हद तक खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें जो नर्वस सिस्टम है वो, उसका रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम है ना। इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है बहुत स्लो होती है। इसलिए अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, स्ट्रोक वगैरह, तो फिर वो काफी समय तक रिकवर ही नहीं करता, वरना पूरी जिंदगी नहीं कर पाता, है ना। न्यूरोप्लास्टिसिटी से कुछ चीजें डेवलप जरूर हो जाती है धीरे धीरे करके, बट वो वैसे प्रिफाइंड पैटर्न जो पहले था, उसका गेट मूवमेंट पहले वैसे थी उसकी, वैसे में नहीं आ पाता। बहुत सारे आपने पैरालिसिस के केस देखे होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपका डैमेज हुआ कहाँ पे है, उसके हिसाब से क्या होगा, आपके जो एक्शन होंगे वो खराब हो जाएंगे। अगर मान लो ऑप्टिक नर्व के आसपास, है ना, यहाँ पे कहीं डैमेज हो गया ऑक्सीपिटल एरिया में, तो आपके ऑप्टिक नर्व की फंक्शन खराब हो जाएगी, मतलब आपकी जो आई रोशनी है वो चली जाएगी।
मान लो आपके रेडिया पर आपके नर्व्स के आसपास जो आपके ओरिजिन पॉइंट है वहां पे कोई डैमेज हो गया तो उसके एक्शन खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे आपने कि पैरालिसिस वाले जो जिनकी आधी बॉडी में पैरालिसिस होता है, किसी के सिर्फ हाथ में होता है, किसी के पैर में होता है, वो इसी वजह से है कि जिस भी एरिया में डैमेज होगा, जितने अमाउंट में डैमेज होगा, उस जगह के एक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और उसकी वजह से फिर लॉन्ग रन में उधर प्रॉब्लम होती हैं। अगर डायरेक्टली स्ट्रोक आया, इतना खतरनाक स्ट्रोक आया, फिर तो बचता ही नहीं बंदा। अगर बच गया सेल्फ हील करके तो फिर भी काफी समय तक उनको प्रॉब्लम्स में सब रहना पड़ता है। जैसे पैरालिसिस वगैरह हो गए, वो भी काफी हद तक इसी से रिलेट करती हैं बात। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि भैया ये काफी डेंजरस हो सकता है अगर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा रहा तो। अब ये तो हमने बात कर ली है कि हो क्या सकता है फिजिकली। आप लोग बोल रहे थे कि सर होगा क्या अगर ये बढ़ भी गए तो। अब आपको एक क्लियर हो गया कि ये होगा क्या, कितना ज्यादा ये डेंजरस होगा, कितना ज्यादा ब्लॉकेज अगर हो गया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, बट ये होगा कैसे? कुछ होंगी प्रॉब्लम, कॉजेस क्या है इसके? ऐसे ही थोड़ी बढ़ जाएगा बॉडी में, क्योंकि ये तो आइडियल होना तो बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि आपके ऑप्टिमल फंक्शनिंग करवानी है। मैंने आपको बोला कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे मेन फंक्शंस के लिए। ठीक है, आइडियल अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी के लिए जरूरी है, आपके बॉडी फंक्शन के लिए। फॉस्फोलिपिड्स आपके सेलुलर हेल्थ के लिए जरूरी है। तो भैया इसकी नॉर्मल अमाउंट होना तो बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, बट ज्यादा कैसे हो रहा है ये? अगर ज्यादा हो रहा है तो हमने बोला ये लाइफ थ्रेटनिंग है, तो जान भी ले सकता है अगर बहुत ही ज्यादा हो गया तो। बेसिक बात ये, क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कैसे कंडीशन, कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है? जल्दी बताते रहो। क्या इनएक्टिविटी एक फैक्टर है कि भैया मूवमेंट वगैरह ना करना, एक्सरसाइज ना करना? चलो लिख दिया वो मैंने। और बताओ, न्यूट्रिशन एक फैक्टर है कि भैया न्यूट्रिशन ठीक ना होना, एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करना, भर भर के खाना, ओवरवेट हो जाना, ओबीज कंडीशन में चले जाना, बॉडी फैट मेरा 30+ हो जाना, ये तो कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, ओवर ईटिंग को भी हमने न्यूट्रिशन में डाल दिया, मतलब बैड न्यूट्रिशन का सही ध्यान नहीं। ठीक है, उसमें ओवर ईटिंग वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद एक्सेसिव अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा होना, ये भी है एक रीजन। उसके बाद एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टीरॉइड्स को यूज करना, एएएस को यूज करना, ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसकी वजह से तो लिपिड प्रोफाइल इतना ज्यादा गड़बड़ा जाता है हमारा, और जा हमेशा होगा ही होगा अगर हम इसको बाहर से ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो एनाबॉलिक्स हैं, अगर हम बात करें एक्सट्रेनियस, मतलब जो बाहर से लिए जा रहे हैं उन चीजों की, चाहे वो इंजेक्टेबल हो चाहे वो आपके ऑरल फॉर्म हो, तो ये अल्टीमेटली आपके लिवर को इस हिसाब से डैमेज करते हैं, क्योंकि लिवर से ही पास ऑन होना है, लिवर ने ही मेटाबोलाइज कराना है इसको। जो भी आप ले रहे हो ये आपकी बॉडी में लिवर से ही पास ऑन होकर जाएगा, लिवर ही इसको मेटाबोलाइज कराएगा और इसके उसको सही जगह पे भेजेगा इसको यूज करने के लिए। तो भैया मतलब आप लिवर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हो। मैंने बताया था लिवर के बहुत सारे काम है, और लिवर की रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। लिवर एक बहुत स्ट्रांग ऑर्गन है हमारा, और बहुत ज्यादा मेन फंक्शन है इसके। कोई भी चीज आप ले रहे हो, चाहे इंजेक्शंस, ड्रग्स, वो आपकी बॉडी में लिवर से ही पास ऑन होकर जाएगा, लिवर ही उसको आगे मेटाबॉलिज्म करा करके उसको बॉडी में यूज करवाएगा। ठीक है, तो आप एक्सेसिवली ये सारी चीजें ले रहे हो बाहर से। अब जब ये सारी चीजें ले रहे हो तो भैया लिवर इसका काम करने वाला है, लिवर इसको मेटाबोलाइज कराएगा, और लिवर पे बहुत ज्यादा मतलब हैक्टिक कंडीशन उसकी क्रिएट हो गई। और ये ऐसे ऐसे जो बाहर से हम केमिकल्स बॉडी में डाल रहे हैं, तो लिवर पे कितना ज्यादा असर इसका पड़ रहा है। तो लिवर, मैंने बताया था लिवर ही आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, आपके जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में बनाते हैं एलडीएल एचडीएल वगैरह, जो आपकी जो टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो भी लिवर ही बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी लिवर ही बना रहा है। तो जब लिवर ही इसकी फॉर्मेशन करता है और लिवर पे ही इतना बड़ा इम्पैक्ट है, तो आपके एलडीएल एचडीएल लेवल इफेक्ट होंगे हो कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आपके ओवरऑल लिवर फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, तो आपके ये लेवल्स भी इफेक्ट होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड यूज की वजह से आपने काफी सारे लोग देखे होंगे उनके एचडीएल लेवल 30 से भी नीचे चले जाते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा है। एचडीएल लेवल बहुत ज्यादा डाउनफॉल में आते हैं उनके, इनको बहुत ज्यादा यूज करने से, और एलडीएल लेवल तो एट पार पहुंच जाते हैं, 200 से भी ऊपर चले जाते हैं किसी किसी में। ठीक है, तो इनको यूज करने से भी आपके जो है ना इनकी प्रॉब्लम होनी है, ये लाजमी है, ऐसा नहीं कि होगी ही नहीं, होगी ही होगी। ठीक है ना? अब वो कितने समय तक यूज किया जा रहा है, कौन से सब्सटेंस यूज किए जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बट होना ही है ये। इसलिए आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी लिपिड प्रोफाइल बड़े होते हैं जब वो साइकिल्स पे होते हैं।
जब साइकिल्स पे होते हैं उनके लिपिड प्रोफाइल ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, और एचडीएल लेवल नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये यूज कर रहे हो तब भी हो सकता है। कोई ऐसे ड्रग्स जो आपको नहीं पता है, आप उसे एज अ मेडिकेशन यूज कर रहे हो, उससे हो सकता है। ठीक है, बहुत लंबे समय से आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको ओवर यूज ऑफ मेडिसिन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपके लिवर को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो ये सारी कंडीशंस तो है ही हैं, इसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे और कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये क्रिएट हो सकता है। इवन फैमिली हिस्ट्री अगर ऐसी है पहले से, फैमिली में चलता ही आ रहा है काफी समय से, तो भी जो है चांसेस ज्यादा हैं हमें होने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई ऑलरेडी डिसऑर्डर है, अगर आपका लिवर प्रोफाइल ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर है, लिवर ऑलरेडी सफर कर रहा है कुछ कंडीशन से, तो भी कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये हो सकती हैं। और आपके एक्सेस कैलोरीज ऑब्वियसली अब बहुत ज्यादा खा रहे हो, ओवरवेट हो, बीज हो, तो आपके इस कंडीशन में आने आने के चांसेस तो और ज्यादा बढ़ ही जाएंगे, तो है ना। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम। फेयर यूज लेते बाद रिकवरी के लिए ट्रीटमेंट होता है ना, उसके लिए रिकवरी के लिए ट्रीटमेंट तो होता ही है हर चीज का। रिकवरी के लिए ट्रीटमेंट होता है, बट याद रखना उसमें बहुत सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, जिसको पोस्ट पीसीटी कहा जाता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, ये पोस्ट साइकिल थेरेपी जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे एजेंट्स यूज किए जाते हैं जो कि स्टिल हमारे लिवर के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है ना, लिवर के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूज किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एरोमेटाइज इनहिबिटर्स। ठीक है, जो आपके ईस्ट्रोजन कन्वर्जन को कम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें ली जाती होती हैं जो आपके एचपीटी एक्सेस को वापस से बूस्ट करती हैं, जैसे आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, या टमॉक्सिफेन सिट्रेट हो गया, या जो आपकी सर्म की मेडिसिन होती हैं, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये तो चल ही रहे होते हैं काफी समय तक, तो भैया फिर भी आप लिवर पे डाल ही रहे हो उससे। ठीक है ना, रिकवरी के लिए चीजें कर रहे हैं, बट अगर ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया तो उसकी बात हो रही है। ओके, तो देखो कितने सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, कोई एक कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉजेज हैं। और दूसरा स्ट्रेस, ये तो भैया हर जगह पे आपका है ना, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम, मतलब अगर ये है तो प्रॉब्लम को ये 200 टाइम और ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब ये कहता है इन प्रॉब्लम्स के साथ ये एक तरीके से हाथ मिला रखा है इसने, कि अच्छा हम आपका साथ देंगे इस बंदे को खत्म करने के लिए, इसकी जान लेने के लिए हम आपका साथ देने वाले हैं। ठीक है, ये है स्ट्रेस का काम। मतलब अगर ये कॉम्प्लिकेशन है और स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं, तो भैया समझ लो कि काम खत्म होने वाला है। स्ट्रेस एक बहुत खतरनाक फैक्टर है जो इन सब प्रॉब्लम, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोलेस्टेरॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया हो, या आपका थायराइडिज्म हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, स्ट्रेस वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, एक चीज प्रोवाइड करेगा, उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा उन प्रॉब्लम्स को, और आपकी जो लाइफ, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको और ज्यादा खराब कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा तो इसके लेवल बढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर ही आ जाएगा वो सारी बातें जो आप लोग कह रहे थे ना, कि हम ऑयली नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। उसको भी समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें वहां पे ध्यान देनी होती है। बट सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन समझ लिए, डिजायरेबल लेवल समझ लिए, एचडीएल एलडीएल होते क्या है ये समझ लिया, ये आपके बॉडी में क्या है, ये लिपिड प्रोटीन्स हैं। एचडीएल मीन्स क्या, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो ये क्या है, लिपोप्रोटीन्स हैं, जो कि आपकी बॉडी में क्या करते हैं, कैरिंग एजेंट होते हैं, कैरी करके लेके जाते हैं। वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये सारा कॉजेस भी समझ चुके हैं हम, मान लो कॉज हो गया, प्रॉब्लम हो गया, अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे ठीक कर सकते हो, इससे कैसे बच सकते हो अगर ये प्रॉब्लम हो चुका है तो, कैसे बचना है इससे, ट्रीटमेंट या डाइटरी मैनेजमेंट की अगर बात करें, हमें तो डाइटरी मैनेजमेंट पे ही काम करना है ना, कि डाइट क्या कंट्रोल करें।
उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले एक और पॉइंट है जो हमने नहीं क्लियर किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोग ये कहोगे सर ये प्रॉब्लम्स तो बढ़ गई, डाइट में भी एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या उसे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? डाइटरी कोलेस्ट्रॉल भी होता है एक। ये तो हमने बात करी है ब्लड कोलेस्ट्रॉल की, जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लिवर में, आपके ब्लड में पाया जाता है। बट एक डाइटरी कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो हमारी डाइट में पाया जाता है। क्या इस डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को खा सकते हैं हम? और ये पहले मिलता कहाँ पे है वो देख लो। जितने भी एनिमल बेस्ड सोर्सेज होंगे उन सब के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, याद रखना। आपके जो नॉन एनिमल सोर्सेज होते हैं उनमें नहीं मिलेगा, यानी कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज वगैरह जो होते हैं उनमें आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। चिकन खा रहे हो, मीट खा रहे हो, इनमें तो भर भर के कोलेस्ट्रॉल है। होल एग खा रहे हो, भर भर के कोलेस्ट्रॉल है। अगर होल एग नहीं खा रहे हो तो नहीं मिलेगा, एग वाइट में नहीं मिलेगा कोलेस्ट्रॉल, बट होल में मिलेगा। डेयरी खा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो मतलब जितने भी एनिमल ड्राइव फूड हैं, ठीक है, उन सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। अब बात ये आई कि सर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल तो हमने बात अब शुरू की है, अभी हमने न्यूट्रिशन का खराब होना भी एक रीजन माना था, तो उससे ये काफी हद तक रिलेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल खा सकते हैं या हमें नहीं खानी? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारे ऑलरेडी बढ़ गए हैं तो क्या हम कोलेस्ट्रॉल लेवल का कंजप्शन कम कर दें क्या पीछे से? मतलब डाइट से कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन कम करना चाहिए क्या? सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि हमें डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगे तो हमारा जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। बट इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, उन बातों को जानते हैं पहले कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपके पास एक सीधा और सरल आंसर नहीं। आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी जिसके बदौलत ही आप पता कर सकते हो कि आपका कोलेस्ट्रॉल वाले कंडीशंस में आप कंजप्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको दो स्टडीज बताता हूँ जो एक स्टडी जो हुई हैं इसके ऊपर। वैसे तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, और प्रोमिनेंट दो स्टडीज हैं जिनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं। एक स्टडी के हिसाब से तो ये कहा जाता है कि भैया अगर आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा लोगे तो भैया आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। और एक स्टडी कहती है कि यार आपका डाइटरी कोलेस्ट्रॉल मैटर ही नहीं करता आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने के लिए। अब दोनों स्टडीज की बात करते हैं। दोनों स्टडीज एक्सपेरिमेंटल हैं, दोनों में सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, और उन दोनों सब्जेक्ट्स को ना, ये सबसे पहले जो फर्स्ट स्टडी हुई है ये तो वो बोल रही है, इसकी हाइपोथेसिस ये है कि भैया कोलेस्ट्रॉल लोगे तो प्रॉब्लम होगा, ये वाली स्टडी है। और दूसरे की क्या है नेचर ऑफ स्टडी, उसमें भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है, बट इसमें क्या है, इसमें जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल लोगे भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम वाला है। अब दोनों स्टडी में देखा गया, खासकर फर्स्ट वाली स्टडी में जिसमें कि प्रॉब्लम बताया गया इसको, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स लिए गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो आपका रिसर्च सैंपल था वो स्पेशली प्रॉब्लम्स वाले लोग थे। उन लोगों के ऊपर स्टडी की जिनको ऑलरेडी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया था, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल ऊपर जा रहे थे, उन लोगों को सब्जेक्ट लिया गया। और इन लोगों को लेस कंजप्शन करवाया गया, मीन सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट दी गई 8 से 12 हफ्तों तक। लेस कंजप्शन मतलब एनिमल सोर्स ही छोड़ दिए, बात ही खत्म कर दी, सिर्फ प्लांट बेस्ड सोर्स कंज्यूम करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये करवाया गया, मीन्स जीरो कोलेस्ट्रॉल दिया गया इनको। और 12 हफ्तों बाद देखा गया, 12 वीक्स के बाद ये चीज देखी गई कि इनके ओवरऑल जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो काफी कम हो गए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीजेस, मतलब ऑप्टिमल लेवल पे आने के चांसेस इसने बढ़ा दिए, जो उनका बढ़ा हुआ था कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो थोड़े कम हो गए। फिर इससे ये कॉन्क्लूड किया गया कि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिस कोलेस्ट्रॉल वगैरह लोगे बाहर से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसे फैट्स लोगे जो कि बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में अगर आप लेते हो इन सारी चीजों को, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि भैया इनकी डाइटरी अलाउंस सेट कर दो, आप कोलेस्ट्रॉल की एक डाइटरी अलाउंस बना दो ताकि लोग उससे ज्यादा ही ना लें। तो कोलेस्ट्रॉल की डाइटरी अलाउंस सेट कर दी कितनी, 350 mg, इससे ज्यादा नहीं लेना है, ये डेली अलाउंस बना दी इसकी।
और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी बहुत कम कर दिया डेली इनटेक इसका, कह दिया कि भैया इसको भी बहुत कम लेना है, अगर इसको भी बहुत ज्यादा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और कितना लेने के लिए कहा गया, जितना भी आपका अमाउंट, जितना भी आप कंज्यूम करते हो उसका सिर्फ 10% आपको लेना है फैट्स में से। मतलब मान लो अगर आप 100 ग्राम फैट लेते हो, टोटल आपका 100 ग्राम फैट है, तो 100 में से सिर्फ 10 ग्राम के आसपास सैचुरेटेड फैट ले सकते हो, बाकी मत लो। बाकी आपका अनसैचुरेटेड फैट्स आप ले लो। तो ये कहा गया, ठीक है, इस वाली स्टडी के अनुसार। बाकी जो दूसरी स्टडी हुई जो 2018 में हुई है आई गेस, वहां पे देखा गया कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोई इफेक्ट ही नहीं डालता आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। मतलब आप ज्यादा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा माना गया। बट इसमें जो सब्जेक्ट्स लिए गए, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स लिए गए जो ऑलरेडी फिट थे, ऑलरेडी हेल्दी थे। इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसको कोई प्रॉब्लम थी पहले। सब फिट लोग थे और सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे एक्टिविटीज में, मतलब रोज एक्सरसाइज वगैरह करते थे। और अलग अलग ग्रुप्स के लोग लिए गए, फीमेल भी मेल भी, बच्चे भी कुछ लिए गए, और उनको अच्छी एक्टिविटी करवाया गया और अच्छा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी कंज्यूम करवाया गया। मतलब जितना कोलेस्ट्रॉल डेली अलाउंस है उसका 10 गुना ज्यादा कंज्यूम करवाया गया, मतलब ज्यादा कंजप्शन रहा। इवन 8 8 9 9 10 10 अंडे होल एग्स कंज्यूम करवाए गए लोग, चिकन मीट होल चिकन ऐसी चीजें भी कंज्यूम करवाई गई। बट यहाँ पे याद रखना कि ये ऑलरेडी हेल्दी थे लोग और इनका एक्टिविटी फैक्टर एट पार था, मतलब बहुत जबरदस्त था इन लोगों का। ठीक है। और जब इनकी कंप्लीट करी गई स्टडी, तो ये देखा गया, लास्ट में कंक्लूड करा और टेस्ट जब इनके हुए तो ये देखने को मिला कि इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये स्टडी ये कहती है कि यार आप ज्यादा भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहता है कि अगर आप ज्यादा भी लोगे बाहर से तो आपकी बॉडी खुद बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाना कम कर देगा। ठीक है। ये इस स्टडी के अकॉर्डिंगली देखा कि बॉडी फीडबैक के थ्रू काम करता है। अगर आप बाहर से बहुत ज्यादा सप्लाई दे दोगे तो बॉडी खुद की सप्लाई कम कर देगा और आपका जो फंक्शन है वो बैलेंस रहेगा। अब इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये हमें देखने को मिला। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम हो गए कंफ्यूज। तो हमें याद रखना चाहिए 3 4 बातों को। एक तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है एक्टिविटी फैक्टर। दूसरा हमें देखना है उनका फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। तीसरा हमने देखना है उनका बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है। चौथा हमने देखना है उनको प्री मेडिकल कंडीशन। अब अगर ये चारों चीजें आपने देख ली और इससे आप जान सकते हो, फिर आप ये गाइड कर सकते हो उसको कि आप कितना, आप ज्यादा दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। मान लो एक्टिविटी फैक्टर है ही नहीं है उसका, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता वो। फैमिली हिस्ट्री है, ऑलरेडी उसके पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम थी, उससे पहले भी उसको जो एंसेस्टर्स है उनको भी ऐसी प्रॉब्लम रही है। ठीक है। ये आपने उनसे पूछा तो उसने बताया आपको भी, हाँ उनके पेरेंट्स की तो मेडिसिन चल रही है और उससे पहले भी काफी लोगों को हुआ है ऐसा प्रॉब्लम। बॉडी कॉम्पोजिशन आपने टेस्ट किया, फैट मास आया उसका 30% से भी ऊपर, 30% से ज्यादा फैट है उसकी बॉडी। प्री मेडिकल कंडीशन की अगर बात करें तो एक तो वो ओबीज कैटेगरी में आता है, ओबेसिटी में है वो। दूसरा आता है कि भैया ये इसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, इसको पहले ही बीपी की दिक्कत है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है इसको। अब अगर ये रीडिंग्स आपको मिल गई हैं, ये चीजें आपको पता लग गई हैं, तो आप क्या एम करोगे, जो यहाँ पे आपको बताया गया है, ये इसका आंसर पहले दो। कि अगर ऐसा कंडीशन है, अगर आपके क्लाइंट के साथ ऐसी ऐसी चीजें हैं, पर तो क्या आप उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंजप्शन करवाने के लिए कहोगे? नो, बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे नहीं दोगे उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। बट इसके ऑपोजिट ही अगर मैं एक बात कर दूं, मान लो कंडीशन कुछ ऐसा होता, एक्टिविटी फैक्टर होता बहुत अच्छा, यानी कि हाईली एक्टिव होता, वो दिन के अंदर 2 3 घंटे का सेशन होता है उसके 1 2 बार, हाईली एक्टिव। फैमिली हिस्ट्री नो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके फैमिली में, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम देखी ही नहीं गई। बॉडी कॉम्पोजिशन उसका भैया, बॉडी फैट परसेंटेज उसका 10% पे बॉडी फैट है, और बहुत एक्टिव है वो, एक एथलीट है।
मेडिकल कंडीशन, नो मेडिकल कंडीशन। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करोगे? क्या फिर आप कंजप्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा सकते हो? हाँ, उस समय पे आपके पास ये स्कोप है कि ज्यादा दे सकते हो। ठीक है, वहां पे आप दे सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि, और इवन बहुत सारे एथलीट्स भी हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत सारे ऐसी एथलीट्स हैं जो या तो सिर्फ कार्निवोर डाइट कंज्यूम करते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना डेयरी पे बहुत बिलीव करते हैं। चलो इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो वेजिटेरियन सोर्सेज पे ज्यादा बिलीव करते हैं, बट साथ में वो मिल्क का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हैं, दूध का। और दिन के अंदर 1 लीटर के आसपास तो दूध ही हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो डेयरी से रिलेटेड हैं, बटर मिल्क हो, बटर हो गया, है ना, आपका घी हो गया। ये सारी चीजें भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो भैया अगर इतना सारा कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स कोलेस्ट्रॉल ये बहुत ज्यादा ले रहे हैं। बट स्टिल इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपने ओलंपिक लेवल पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे एथलीट्स हैं, स्पेशली हरियाणा एक बहुत एक ऐसा स्टेट है जहाँ से बहुत सारे ओलंपियंस निकले हैं। बहुत सारे रेसलर्स, बहुत सारे बॉक्सर्स जो हैं अभी भी अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, और इनका कंजप्शन जो है बेसिक, ये ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पे बिलीव नहीं करते हैं, हालांकि लेटर ऑन ये शुरू कर देते हैं जब अगर इनकी रिक्वायरमेंट है, वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। बट देखोगे अगर आप, तो हरियाणा एक ऐसा बिलीवर स्टेट है जो कि बहुत ज्यादा नहीं कंज्यूम करता है एनिमल सोर्सेज को, ज्यादातर ये डेयरी पे फोकस्ड होते हैं। ठीक है, ये भी इवन पंजाब के जो रेसलर्स हैं, कबड्डी प्लेयर्स हैं, जो जो ऐसे गेम्स हैं जहाँ कॉम्बैट स्पोर्ट्स बेसिकली, जहाँ पे 1-to-1 कांटेक्ट होना है। ठीक है, ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पे स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे एजिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसे स्पोर्ट्स, तो भैया ये तो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये तो एक एक बाउल के आसपास घी कंज्यूम कर लेते हैं। शायद नॉर्मल बंदे को, जिसने नहीं खाया उसको नहीं डाइजेस्ट हो, बात वो अलग है। बट इनके लिए तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, इनको तो कोई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, इनकी तो बॉडी फिजिक भी अच्छी है, इनके तो एब्डोमिनल एरिया, इनके एब्स भी दिख रहे हैं, इनकी बॉडी भी अच्छी है, इनका मसल साइज भी अच्छा है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे एक फैक्टर है जो आपको नोट करना है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर हम कंसिडर करते हैं अगर हम इन सारी चीजों को देखते हैं। वो फैक्टर कौन सा होगा? क्या सिर्फ न्यूट्रिशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन सारी चीजों पे आ रहा है? चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उससे फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी कौन सा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हम सारे बात करते रह जाते हैं न्यूट्रिशन की, बट सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है उसकी ज्यादातर लोग बात नहीं करते, जिसकी वजह से असल में होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे गए हैं, इवन वेगन्स, जो एनिमल सोर्स ही कंज्यूम नहीं करते और उनका डेली इनटेक कोलेस्ट्रॉल का 0 है। उन लोगों को भी एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन दिखती है। एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन टेक्निकली वही है जो हमने बात करी थी, प्लैक फॉर्मेशन ब्लड वेसल के अंदर, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस ही कहते हैं। अब ये लोगों ने तो कभी कोलेस्ट्रॉल इतना कंज्यूम ही नहीं किया, इन लोगों को कैसे प्रॉब्लम्स हो गई हैं? इन लोगों को कैसे प्रॉब्लम्स होगी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा हाई है और वो ऐसी चीजें खाते भी नहीं है। तो मतलब बात हम ज्यादातर न्यूट्रिशन की कर रहे होते हैं, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है वो भी। बट उससे भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, वो है एक्सरसाइज, एक्टिविटी। और स्टडीज ये बिल्कुल कहती है, WHO बिल्कुल ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भैया अगर आप 150 से लेके 250 मिनट एक्टिव नहीं हुए वीकली बेसिस पे, तो आपको कोई नहीं बचा सकता इन प्रॉब्लम से। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइजिंग, एक्टिविटीज, मूवमेंट्स एक हमारा इननेट करेक्टरिस्टिक होता है ना, मतलब कि जन्मजात एक काम है। जैसे ही आप बेबी कौन होता है तो मूवमेंट करना धीरे धीरे करके शुरू कर देता है, पहले ग्रॉस मूवमेंट्स होती हैं, फिर फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं। उसका मतलब क्या है? यूं हम स्टैटिक नहीं है,
क्यों हमें खाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं? क्योंकि वो हमारा नेचर है। हमारी बॉडी फंक्शन तभी प्रॉपरली काम करेंगी जब वो पूरा बॉडी अच्छे तरीके से एक्टिविटी करेगा। अगर मान लो इस इन्नेट नेचर या इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक को हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स होंगी कि नहीं होंगी? बट आजकल तो ऐसा ही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एडवांसमेंट हुई, नो डाउट, बट प्रॉब्लम्स उससे ज्यादा हो रही हैं अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, है ना। चलो वो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को खराब कर रहे हैं, चाहे वो आपका पॉल्यूशन हो, वाटर हो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को छोड़ दो, पर सबसे पहले एक्टिविटी को देखो। अब हमारा मेंटल सेटअप कैसा है? पहले लोग इतनी एक्टिविटी करते थे क्योंकि व्हीकल्स नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कुछ चीज को खाना है, अचीव करना है, फूड अचीव करना है, तो बहुत काम करना पड़ता है, करना पड़ता था। आजकल एक्टिविटी फैक्टर कम हो गया, मेंटल फटीग ज्यादा हो गई। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को बेड चाहिए, और बेड के साथ में चाहिए स्विच, कि अच्छा अगर लाइट बंद करना होगा तो मुझे खड़ा ना होना पड़े, सारी चीजों से मेरा वाईफाई कनेक्ट होगा, कि अच्छा फोन अपने मोबाइल से ही फैन भी बंद हो जाए, मोबाइल से ही लाइट भी बंद हो जाए, अब जितने भी अप्लायंसेस हो बंद हो जाए या खुल जाए, ताकि मुझे मूव ना करना पड़े, मुझे हल्का सा उठ करके स्विच बंद ना करना पड़ जाए। ऐसा मेंटल सेटअप आजकल लोगों का है। ठीक है, चलो बात यहां तक भी खत्म नहीं हुई। एक तो हमने बात कर ली इनएक्टिविटी की। दूसरी बात, दूसरी बात आपका फूड इनटेक, मतलब एक्टिविटी फैक्टर तो चलो हुआ ही खराब, पर खाना देखो कितना खराब हो गया। अब मुझे ये बताओ कितने ही लोग ऐसे होंगे जो बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं और वो पैक्ड आइटम्स नहीं खाते हैं? बहुत रेयर लोग होंगे। एथलीट्स या मॉडल्स जिनका स्पेसिफिकली काम ही वो है, वो लोग ज्यादातर इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं रखता। क्योंकि जो पैक्ड आइटम हम खा रहे हैं, क्या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है? उसके अंदर भी भर भर के कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का है। और इवन जो हम ये एनिमल सोर्सेस खा रहे हैं उसके अंदर भी है बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में। तो मतलब खाना तो हमारा वैसे ही ठीक नहीं है, एक्टिविटी भी नहीं है, तो ये तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो इस चीज को देखना पड़ेगा। यार ऐसा कोई श्योरिटी थोड़ी है यार नग, ऐसा कुछ श्योरिटी थोड़ी दे सकता है कोई, ये श्योरिटी किसी को नहीं पता। अच्छा चलो इसका एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एथलीट्स ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग फील्ड ही उनकी डेथ हो गई। अब उनसे अच्छा तो नहीं होगा किसी का एक्टिविटी। उनका तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी सबसे अच्छा था, उनका तो कार्डियक आउटपुट सबसे अच्छा था, स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत अच्छा था, वो अपने 30s में मर गए, उनकी डेथ हो गई। तो अब ये थोड़ी कह सकते हो कि हाँ अगर मैं एक्टिविटी मेरा एक्टिविटी अच्छा है तो मुझे कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकती। ऐसा कहना ठीक नहीं है ना, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हाँ ये कह सकते हो कि अगर हमारा एक्टिविटी फैक्टर अच्छा है तो 70 to 80% चांसेस है कि हमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और वो एक बहुत बड़ा नंबर है 70 to 80%। बट आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि अगर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी कोई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एथलीट को हार्ट अटैक हुआ है, बहुत सारे एथलीट्स को हार्ट अटैक हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे थे, वो सब कुछ ओके था, फिर भी हो गया, है ना। तो उस चीज को हम नहीं कर सकते हैं, ये चीज ये नहीं हम कह देंगे कि हाँ एक्टिविटी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये जरूर कह देंगे कि अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। और 70-80% चांसेस है कि नहीं प्रॉब्लम होने वाली हमें, ये कह सकते हैं, क्योंकि 100% कुछ नहीं है। ठीक है, 100% कुछ नहीं है। क्लियर हुआ बात? हाँ बहुत सारे एथलीट जो हैं वो ड्रग्स भी ले से हैं, ये भी एक रीजन है, वो भी एक रीजन है, बिल्कुल सही बात है।
नहीं, चलो ये बात तो ठीक है कि बहुत सारे और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट जो लोग ऐसी चीजें नहीं भी ले रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, पता है आपको, चांसेस बहुत कम है बट हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, डॉक्टर्स क्लेम करते हैं कि इसको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके फैमिली मेंबर्स क्लेम करते हैं कि इसको कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, फिर भी उसको हार्ट अटैक हो गया, रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, और आज तक इसने कोई मेडिसिन भी नहीं ली। ठीक है ना, वो भी लोग होते हैं, क्योंकि यार हमारी बॉडी जो है ना वो काफी चीजें उसकी इनवॉलेंट्री फंक्शन करती हैं, और वो आपके बस में नहीं है अगर वो एकदम से खराब होगी। नो डाउट कि एक्सरसाइजिंग से, न्यूट्रिशन ठीक रखने से 70-80% चांसेस है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी, आपकी हेल्थ बिल्कुल ओके रहेगी, आप बिल्कुल फिट रहोगे। बिल्कुल सही बात है, आपकी एक्सरसाइजिंग न्यूट्रिशन आपकी लॉन्जेविटी को बढ़ाता है, बट आप श्योरिटी नहीं दे सकते किसी को कि हाँ आपको तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें वेरी करती हैं। हो भी सकता है, चांसेस बहुत कम है बट हो सकता है। ठीक है ना, अगर मान लो ऐसा हुआ रात को सोए हम, हमारा जो हार्ट, उसमें हमने बात करी थी ना कि कोरोनरी आर्टरी की, जो आपके हार्ट को सप्लाई करती है आर्टरी, ठीक है, हार्ट को सप्लाई करती है। मान लो रात को सोए थे आप, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया मीन्स वहां के जो आसपास के स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए एकदम से। वो तो आपके कंट्रोल में नहीं था ना, आपके कंट्रोल में सर वॉलेंटरी एक्टिविटीज होती हैं, इनवॉलेंटरी थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो आप अपने हार्ट को थोड़ी बोल सकते हो अभी रुक जाए यार, थोड़ी देर बाद चल जाइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ी रोक सकते हो, हाँ एक आध सेकंड का फर्क आप डाल सकते हो, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो ऊपर नीचे, वो इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, उसको नहीं बंद किया जा सकता। आप डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो क्या, कि अभी खाना खा लिया बोलो नहीं अभी रुक जाओ, अभी डाइजेस्ट मत होना, कल डाइजेस्ट होना, नहीं कर सकते कंट्रोल, ये ऑटोमेटाइज है, खुद काम करती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, इसको आप वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं डाल सकते इसमें। तो मान लो आप रात को सोए थे, सब कुछ ओके है, हेल्थ बिल्कुल 100% ओके है, कॉरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया, उसके आसपास की जो स्मूथ मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आगे ब्लड फ्लो नहीं होगा और हार्ट खत्म, कोलैप्स। ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों को, जिनको आज से पहले कभी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या, उनको एक मेडिसिन भी नहीं खाई उन्होंने, ऐसे लोग भी हैं हेल्दी लोग, उनको भी हार्ट अटैक हुआ है। बट चांसेस उसका नंबर बहुत कम है ना, वो बहुत कम नंबर में ऐसा प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है वो मिनिमम है, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, अब जिनको प्री मेडिकल कंडीशंस होती हैं, प्री मेड कंडीशंस, उनको होने के चांसेस 200% है। बात समझ में आ रही है, जिनको पहले से ही मान लो हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे ये कंडीशन हमने डिस्कस किया था, प्लैक फॉर्मेशन वाला, ये पहले से है ना, डायबिटिक वगैरह पहले से ही है वो। अब ये लोग पहले से इतनी सारी मेडिसिन ले रहे हैं और इधर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हैं, एक्टिविटी वगैरह है नहीं है, खाने का बैलेंस है नहीं है, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो ये भैया 200% चांसेस हैं इनको, 200% चांसेस है इनको ऐसा प्रॉब्लम होगा, आज नहीं तो कल होगा, अगर ध्यान नहीं देंगे। अगर इनकी बात करें जो हेल्दी वाले लोग हैं, वहां पे सिर्फ 1% चांस है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा, हार्ट अटैक वाला, 1%, उससे भी कम चांस है बट हो सकता है। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। मैंने आपको बताया तो सही कितने सारे रीजंस हैं, आपको प्री मेडिकल कंडीशन, अभी ये सबसे बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है, पता है, पहले से मुझे मेडिकल कंडीशन है और मैं जा रहा हूँ जिम, मैंने बातों का ध्यान नहीं रखा, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप एक्सरसाइज वगैरह ऐड करो, मैं चला गया जिम, मुझे पहले से प्रॉब्लम है, और हो सकता है विड्रॉल रिफ्लेक्स हो जाए। मान लो मेरे को मेरे को प्रॉब्लम थी, मैं एक्सरसाइज करना चालू किया और मेरी चीजें थोड़ी बहुत ठीक होना शुरू हो गई, बिल्कुल एक्सरसाइजिंग से आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है ना, आप एक दो आप एक दो हफ्ते ट्रेनिंग करते हो ना, आपको बहुत अच्छे इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, अगर आप प्रॉब्लम्स के अंदर हो ऑलरेडी। तो जब आपको प्रॉब्लम्स के अंदर हो और ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाए तो आप बड़े खुश हो जाते हो, बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ है।
तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देखने शुरू हो जाएंगे और आप सोचोगे कि यार ये तो बिल्कुल सही हो गया, तो मुझे मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। मतलब मैं खुद से ही डॉक्टर बन गया, मैंने मेडिसिन कर दी बंद, तुरंत, बिना किसी सजेशन के, बिना किसी डॉक्टर से बात किए हुए। अब मैंने, मेरी ऑब्वियसली मेरे लेवल्स बेटर हो रहे थे, मुझे अच्छा फील हो रहा था, मैं अपना बीपी चेक कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, वो पहले से नॉर्मल आ रहा था, मेरा पहले से थोड़ा ज्यादा आता था, तो मैं थोड़ा नॉर्मल आ रहा है एक्सरसाइज करने के 2-3 हफ्ते बाद में। तो मैं खुद से ही एक्सपर्ट बन गया और मैंने बंद कर दी सारी मेडिसिन। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें विड्रॉल रिफ्लेक्स हिट होता है और काम खत्म हो जाता है। तो कभी भी कोई चीज को डायरेक्टली खुद से नहीं छोड़ना। अगर कोई ऐसा है बंदा जो रेगुलरली मेडिसिन पे था, उसको जो मेडिसिन होती हैं वो एक पिरामिडिंग की तरह ऑफ करनी होती हैं। पिरामिडिंग की तरह ऑफ करने का मतलब क्या होता है, उसके लेवल्स को धीरे 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 करके कम करके कम करके कम करके और फिर जाके ऑफ होती है, एकदम से बंद नहीं किया जाता कोई चीज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मैं पहले कभी ट्रेनिंग किया नहीं है, मान लो 30-40-50 साल से मैं ट्रेनिंग कर नहीं रहा हूँ, अभी मेरे को प्रॉब्लम होना शुरू होगी, मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग, डॉक्टर ने कहा कि भैया थोड़ा बहुत एक्टिविटी ऐड करो। मैंने कर लिया जिम ज्वाइन, मुझे पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, भाग रहा हूँ, खूब भाग रहा हूँ। मैं ऑलरेडी प्री मेडिकल कंडीशन के अंदर हूँ, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है ऑलरेडी, और मैं भाग रहा हूँ खूब तेज। वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है ना। क्योंकि मेडिकल कंडीशन में यहाँ पे होगा क्या, मैं बताता हूँ ज्यादातर जिम के अंदर क्यों होता है अटैक्स, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक सबसे बड़ा रीजन होता है, देखो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, वाइड नंबर में रीजंस हैं, एक सिर्फ एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकता है। जो भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, हेल्दी है बंदा, वो एनाबॉलिक्स ले रहा हो सकता है। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से सिचुएशन, आजकल जिस हिसाब से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो कुछ भी कर सकते हैं बॉडी बनाने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है वो यूज कर रहा हूँ, चांसेस हैं। हो सकता है कंडीशन ऐसा है कि वो पहले से प्री मेड कंडीशन के अंदर है, जिम के अंदर गया, जिम आजकल हर किसी ने जिम बनाई हुई है, बिना किसी दिमाग को लगाए हुए, बिना किसी सेटअप को देखते हुए, कोई वेंटिलेशन का सिस्टम ही नहीं है, लोग भाग रहे हैं, 100 लोग जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं और सफोकेशन इतनी हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा है, कोई वेंटिलेशन का है ही नहीं सिस्टम। मैं पहले से दिक्कत है मुझे, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी ऐड करो, मैं बन गया वहां पे सुपरमैन। मैं भाग रहा हूँ ट्रेडमिल के अंदर, ट्रेडमिल पर, वेंटिलेशन है नहीं, नॉर्मल इंसान को कितनी सफोकेशन होती है वहां पे जिसको प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर हूं और मैं भाग रहा हूँ। होगा कि नहीं होगा कॉम्प्लिकेशन? बिल्कुल हो सकता है, चांसेस उसके भी हैं। चलो एक ये बता दिया मैंने, इसके बाद हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बहुत समय से बहुत स्ट्रेस होने के चांसेस, स्ट्रेस आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है मैं और भी चीजें यूज करता हूँ, आर्टिफिशियल चीजें ही मैंने यूज की हुई हैं, प्लास्टिक सर्जरीज कराई हुई है, उसके लिए काफी सारी मेडिसिन में ले रहा हूँ, है ना। तो रीजन इन नंबर्स के हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक रीजन नहीं ये समझना। अब लोग क्या करते हैं ना, रिलेट करते हैं इन चीजों को, जिन्होंने नहीं ट्रेनिंग करनी होती है वो लोग क्या कहेंगे कि जिम के अंदर जाने से तो डेथ हो रही है। मान लो एक ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, मैं बोलते बोलते मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए जिसके चांसेस बड़े कम हैं, मान लो 1% चांस है उसका, बट हो जाए, मान लो मेरे सिर में दर्द हो जाए बोलते बोलते, इसका मतलब ये है क्या कि बोलने से सिर दर्द होता है? क्या हम इसका रिलेशन ऐसे जोड़ सकते हैं? मान लो मेरे सिर में दर्द हो जाए अभी एक क्लास लेते हुए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बोलने से या टीचिंग से सिर दर्द होता है, उसके पीछे बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं ना। हो सकता है कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज मुझे हिट किया हो सकता है कि मेरी टेम्परेचर बहुत चेंज हुआ उसकी वजह से हो गया है ना। तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अब मैं क्या रिलेट करता हूँ कि मैं टीचिंग कर रहा था, इस वजह से मेरे को सिर दर्द हो गया, क्योंकि वो उस समय पे हुआ, है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को उससे रिलेट कर देते हैं कि अच्छा एक्सरसाइज करी तो ही हार्ट अटैक हुआ होगा, इससे बढ़िया तो नहीं करते हैं। उन लोगों को तो बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया, एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक हुआ। भाई ये दुनिया में रोज इतने हार्ट अटैक्स होते हैं,
चलते चलते हार्ट अटैक हो जाते हैं, नहाते नहाते लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, मॉर्निंग टाइम पे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, सुबह के समय पे। बहुत सारे लोगों को नहाने के बाद हार्ट अटैक होता है। तो मतलब क्या नहाने से, पानी सिर में डालने से हार्ट अटैक हुआ है क्या? ऐसे तो नहीं रिलेट कर सकते ना। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा हार्ट 99.9% जहां हार्ट अटैक हो रहे हैं, उन लोगों को, उन चीजों को कोई नहीं नोटिस कर रहा। जो जिम के अंदर इक्का दुक्का हार्ट अटैक हो जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा एक हाइप दी दी जाती है कि भाई अच्छा एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक हुआ है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। राइट, अगर आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस में उस चीज को नॉर्मल करने के ऊपर काम करना है। हम और ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस देंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है। और याद रखना है, अगर कोई प्री मेडिकल कंडीशन है ना, मतलब जैसे पहले से उसको कोई दिक्कत है, तो आप उसको एम करो कि आप उसे ऐसी जगह पे एक्सरसाइज कराओ जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो। मतलब उसको पार्क में एक्सरसाइज करना करवाना ज्यादा बेटर होगा, इंस्टेड कि आप उसे जिम के अंदर लेके जा रहे हो। ठीक है, आज और टॉपिक नहीं है, टाइम तो होने वाला है बस। ठीक है, आप ट्राई करो कि आप उसे वेंटिलेशन में काम करवाओ, जिम के अंदर छोड़ो, बाहर पे एक्सरसाइज कराओ पार्क में, वो ज्यादा बेटर है। अगर जिम के अंदर भी ले जाना चाहते हो तो ये मेक श्योर करो कि वहां पे वेंटिलेशन का ध्यान जरूर हो, अगर ऐसा ऐसे इंसान के साथ काम करना जिसको पहले से प्रॉब्लम है। ठीक है, और हाई इंटेंसिटी मत कराओ उनको, एक दिन में सुपरमैन नहीं बनाना है। हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से काम करना होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये फोन है, इस फोन में 2 GB 1 GB रैम है, तो ये इसके कैपेसिटी के हिसाब से काम करूंगा ना। अब इसमें मैं बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन डाल दूंगा तो नहीं चलेगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि उतनी रैम नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, जो अपना 100 तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं वो नहीं है इसमें उतने अच्छे, तो नहीं चलेगा, कैपेसिटी से बाहर है। अब मेरी कैपेसिटी जो है भागने की, लो इंटेंसिटी पे काम करने की है, और मैं पहले ही दिन जाके जिम में ज्वाइन करके लोगों को देख के अट्रैक्ट होके ईगो लेके मैं कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ बड़ी तेज तेज हाई इंटेंसिटी पे काम करना शुरू कर दूंगा, तो भैया वो भी मेरी कैपेसिटी से बाहर है ना। कि हमारी बॉडी भी हैंग होगी कि नहीं होगी, हो सकती है हैंग। तो वो सारी चीजें हैं। इफ यू रिड्यूस एलडीएल, कल इस पे बात करें, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम मैनेजमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस पे बात करेंगे कि कैसे मैनेज करना है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को आपको खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ आप नॉर्मल कर सकते हो, रिवर्सेबल प्रॉब्लम्स हैं ये, जिनको रिवर्स किया क्योंकि ये हमारी खुद की वजह से प्रॉब्लम आई है। हम इसको ठीक कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से सही मैनेजमेंट का यूज करते हैं। सही मैनेजमेंट मतलब आपके डाइट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट अगर सही तरीके से होती है तो हम इन चीज को ठीक कर सकते हैं, ये मैं भी कह सकता हूँ। श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी कहीं पे भी नहीं है, बट हाँ आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। सर अच्छा, कास्ट फैट एंड प्रोटीन कैसे पता चलेगा कि इसमें क्वांटिटी क्या है ना, ये जानना चाह रहे हो आप? कि अच्छा सेव है तो इसमें कार्ब्स कितना है, प्रोटीन कितना है। इसके लिए तो आपको देखो दो चीजों का यहाँ पे आपको ना रेफरेंस ही लेना पड़ता है। या तो आप यूएसडीए से ले लो, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उससे आप रेफरेंस लेते हो, या तो आप रेफरेंस लेते हो आईएफसीटी से, इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल। अब अगर यहाँ पे बड़ा मुश्किल है इन चीजों को फाइंड आउट करना, तो फिर आप कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन का यूज करते हो, जैसे माई फिटनेस पॉल है, हेल्दीफाई मी है, तो ऐसे ऐप्स जो है, ये जो ऐप्स होते हैं रेडी, ये बनाए ही उनके बेसिस पे गए होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन जो बेस सेंटर है वो इंफॉर्मेशन ली गई है यूएसडीए से ही, बट ये एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं ताकि इजी कर दें चीजों को। ठीक है, तो वो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन में आपके पास ये स्कोप रहता है कि आप जितना क्वांटिटी रखोगे फूड का वो उस हिसाब से आपको बता देगा। ठीक
क्लियर है, क्योंकि हर किसी का इनटेक अलग है। मान लो आप अगर एग का देखते हो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, या आप किसी वेजिटेबल का देखते हो, तो वहां पे आपको ईएसडीए में ज्यादातर आपको 100 ग्राम्स के हिसाब से बताएगा। आपको तो 20 ग्राम लेना है, फिर उस हिसाब से आप 20 ग्राम 20% की कैलकुलेशन करोगे, फिर उतना खाओगे, बड़ा लंबा प्रोसेस। बट एप्लीकेशंस में जो है ना, ट्रस्टेड एप्लीकेशंस का फायदा ये रहता है कि वहां पे आप जितनी क्वांटिटी डालोगे उस हिसाब से आपको प्रोफाइल दे देगा। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि इन सोर्सेस से आप देख सकते हो, यूएसडीए, आईएफसीटी, एप्लीकेशंस जो आपके हैं। इसके अलावा बुक्स ले सकते हो कोई, जैसे आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स है, एक बुक है, काफी अच्छी बुक है। उसमें सारे मतलब इंडियन फूड्स जितने भी हैं उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल दिया हुआ है कि क्या क्या उसके अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेना रहेगा। हाँ, इन्हीं के बेसिस पे हम देंगे। ठीक है, वो अभी समझेंगे। कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, बी आपका बीएमआर क्या है, सरप्लस क्या है, डेफिसिट क्या है, क्या कैलकुलेशन है, वो आएगा आगे। ठीक है। बट हाँ, ये बात जरूर है कि आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस को ही यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम किसी को देखकर, अगर हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया तो मतलब हम किसी को देख के बता सकते हैं इसमें कितना कार्ब्स कितना प्रोटीन है। ऐसा नहीं पता लगता कि भाई आप रेड, अच्छा इतना लाल है तो इसमें इतने कार्ब्स होंगे, अच्छा इतना काला है तो इसमें इतने प्रोटीन होगा, ऐसे देख के नहीं बता सकता कोई। आपको रेफरेंस ही लेना पड़ता है। ठीक है। बुक का नेम है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स। ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिनिश करते हैं आज की क्लास को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कल हमारा क्लास है ना, कल हम सीएसएस और सीएफटी की क्लास में जुड़ेंगे। अरे वो कोई भी ले लो, न्यू वर्जन लोगे तो ज्यादा बेटर है ना, उसमें और भी फूड वगैरह ऐड हो चुके होंगे, तो नया वर्जन ले लो। यस्टरडे रिकॉर्डिंग नॉट अवेलेबल, रिकॉर्डिंग, अच्छा मैं एक बार उनको बोल देता हूँ, भेज देंगे आपको। ठीक है। चलो ओके, गुड डे।